हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेतन। आज जिस तरह दुनिया तकनीक के सहारे तरक्की के रास्ते तलाश रही है, उसमें वैज्ञानिक शोध और अनुसंधान का महत्व लगातार बढ़ता गया। इसी के मद्देनजर भारत सरकार ने वैज्ञानिक शोधों को बढ़ावा देने के मकसद से राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन यानी नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को स्टेब्लिश करने का फैसला किया है और हाल ही में इससे संबंधित विधेयक को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी। अगले 5 साल की अवधि के लिए इसमें 50,000 करोड़ रुपए की राशि भी मंजूर की गई। माना जा रहा है कि इससे वैज्ञानिक शोध और अनुसंधान के क्षेत्र में तेजी आएगी और तकनीकी मामलों में दूसरे देशों पर निर्भरता कुछ कम होगी। आइए समझते हैं क्या है पूरी न्यूज़। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल 2023 को कैबिनेट ने मंजूरी दी और 2023 से 2028 यानी अगले 5 साल के लिए इसके लिए 50,000 करोड़ रुपए की राशि को आवंटित किया गया। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो साइंटिफिक रिसर्च के फील्ड में NRF यानी नेशनल रिसर्च फाउंडेशन हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी होगी। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे और उपाध्यक्ष एजुकेशन मिनिस्टर। इसके एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड इश्यूज को डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी देखेगा और इसके फंक्शंस के लिए एक काउंसिल होगी जिसको प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर द्वारा चेयर किया जाएगा। यह बिल साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड जिसे 2008 में स्टेब्लिश किया गया था उसको रिपील करता है और उसकी जगह NRF को देता है। NRF का मुख्य उद्देश्य IIT और IISc जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों और राज्य विश्वविद्यालयों के बीच रिसर्च फंडिंग के डिस्ट्रीब्यूशन में समानता लाना है। NRF में अगर गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन की बात करें तो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन अगले 5 सालों के लिए 10,000 करोड़ रुपए होगा और बाकी बचे पैसे को प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट के जरिए जुटाया जाएगा। दरअसल धन की कमी की वजह से हमारे यहाँ वैज्ञानिक शोध की दिशा में प्रगति नहीं हो पाती थी। प्रयोगशालाओं में जरूरी संसाधन, अत्याधुनिक उपकरण उपलब्ध नहीं है जिनके जरिए नए शोधों की दिशा में आगे बढ़ा जा सके। टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस को सरकारी खजाने से इतना पैसा नहीं मिल पाता है कि वे अपनी लैब्स को उन्नत बना सके। यही वजह है कि बहुत सारे शोधार्थी दूसरे देशों का रुख करते हैं और वहां अपनी परिकल्पनाओं को साकार करने में कामयाब हो जाते हैं। इसके कोऑपरेशन की बात करें तो NRF उद्योगों, शिक्षाविदों, सरकारी विभागों और अनुसंधान संस्थाओं के बीच सहयोग को बढ़ावा देगा। यहाँ उद्योगों, राज्य सरकारों, वैज्ञानिक मंत्रालयों से भागीदारी और योगदान की सुविधा के लिए एक इंटरफेस सिस्टम स्टेब्लिश करेगा। NRF का उद्देश्य न केवल प्राकृतिक विज्ञान में बल्कि मानविकी, सामाजिक विज्ञान और कला में भी अनुसंधान को बढ़ावा देना है। इसके अन्य उद्देश्यों की बात करें तो स्वच्छ ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन, टिकाऊ बुनियादी ढांचा, बेहतर परिवहन और स्वास्थ्य देखभाल जैसे राष्ट्रीय उद्देश्यों के साथ प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान करना है। NRF में LIGO और ITER सहित मेगा अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं में अनुसंधान का समन्वय और समर्थन भी शामिल है। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एक अच्छा विचार है, लेकिन इसका कोर एरिया है वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पर टिका हुआ है। इसलिए इस फाउंडेशन को चलाने के लिए भारत सरकार की सबसे बड़ी चुनौती ये रहेगी कि निजी कंपनियों पर अनुसंधान एवं विकास पर खर्च बढ़ाने के लिए दबाव डाला जाए। आइए इन्हें कुछ बातों से समझने का प्रयास करते हैं। 1980 में भारत और साउथ कोरिया इस सेक्टर में बराबरी पर थे, यानी दोनों देशों ने लगभग अपनी GDP का 0.6% खर्च किया। लेकिन 4 दशक के बाद सिचुएशन पूरी तरह बदल गई। इंडिया का रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर GDP का सिर्फ 1% रहा, वहीं साउथ कोरिया का 5%, यानी हमसे 5 गुना ज्यादा। इसने प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अपनी ओर खींचा और सैमसंग कंपनी इसका एक उदाहरण है कि किस तरह वह रिसर्च एंड डेवलपमेंट के फील्ड में आगे निकल गई। आइए अब हम भारत के अनुसंधान एवं विकास यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के स्ट्रक्चर पर बात करते हैं। अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की फंडिंग को देखें तो इसमें ज्यादा खर्च सरकार ही करती है और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का इतना इसमें बड़ा योगदान नहीं है। वहीं तकनीकी रूप से उन्नत देशों यानी जो डेवलप्ड नेशन है उनकी प्रोफाइल भारत से पूरी तरह अलग है। उनके यहाँ
रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्राइवेट सेक्टर के थ्रू लीड किया जाता है और इसका बेहतरीन एग्जाम्पल इजराइल है, जिसमें अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में 100% खर्च किया जाता है तो उसमें से 88% यानी 88% प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट होता है और गवर्नमेंट करती है मात्र 12% यानी 12%। लेकिन भारत में ये आंकड़ा चिंताजनक है। साउथ कोरिया और ताइवान ने पिछले 4 दशकों में रिसर्च और डेवलपमेंट की हिस्सेदारी में निजी क्षेत्र के नेतृत्व में वृद्धि देखी है, ताकि टेक्नोलॉजी के माध्यम से देशों को समृद्ध बनाया जा सके। इसलिए एनआरएफ की सफलता का एक पैमाना यहाँ होगा कि भारत की बड़ी कंपनियों को अनुसंधान एवं विकास पर खर्च बढ़ाने के लिए किस हद तक प्रेरित किया जा सकता है। देखना ये होगा कि प्राइवेट सेक्टर नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की नींव किस तरह रखता है। हालांकि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना उद्योगों के साथ यूनिवर्सिटीज और टेक्निकल इंस्टीट्यूशन का तालमेल बेहतर करने के प्रयासों से इस दिशा में कुछ सकारात्मक परिणाम आने की उम्मीद जगी है। मगर देखने की बात यह है कि शैक्षणिक संस्थान किस हद तक उद्योगों की जरूरतों को पूरा कर पाते हैं। ये व्यवस्था कोई नई नहीं है। इसके लिए विज्ञान अनुसंधान परिषद और देश की विभिन्न लैब्स के साथ उद्योगों को पहले जोड़ा गया था। ऐसे में यहाँ जरूरत अब भी बनी हुई है कि लैब्स और रिसर्च के क्षेत्र में शोधों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता को बढ़ाना होगा। अगर हमारी लैब्स उन्नत होगी और शोध की गुणवत्ता समय की जरूरतों के मद्देनजर विश्वसनीय होगी, तभी इस दिशा में पूरी कामयाबी का भरोसा किया जा सकता है। फिर एक न्यूज क्वांटम कंप्यूटिंग को लेकर थी। आप जानते होंगे कि क्वांटम कंप्यूटिंग एक तेजी से उभरती हुई तकनीक है जो जटिल समस्याओं को हल करने के लिए क्वांटम यांत्रिकी के नियमों का उपयोग करती है। दुनिया का पहला बहुत छोटा क्वांटम कंप्यूटर 1997 में बनाया गया था। आज रिगेटी क्वांटम कंप्यूटर को सबसे ताकतवर माना जाता है, जिसकी क्षमता 128 क्यूबिट की है। ये 2 प्रिंसिपल पे काम करता है। सुपरपोजिशन, जिसमें प्रत्येक क्यूबिट एक ही समय में 1 और 0 दोनों को दर्शा सकते हैं, और दूसरा एंटेगलमेंट, जिसमें सुपरपोजिशन की अवस्था में क्यूबिट्स एक दूसरे के साथ सहसंबंध होते हैं। इसका मतलब है कि क्यूबिट्स आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। अगर एक पर काम किया जाता है तो दूसरे पर भी इसका प्रभाव नजर आता है। नॉर्मल कंप्यूटर्स में जहां ट्रांजिस्टर का यूज होता है, वहीं क्वांटम कंप्यूटर में एटम, इलेक्ट्रॉन, आयन, फोटोन आदि का यूज होता है। इसकी विशेषताओं पर बात करें तो क्वांटम कंप्यूटर आज के सुपर कंप्यूटर से हजारों गुना तेज कैलकुलेटिंग कर सकता है। इसका यूज इंटरनेट पर हो रहे साइबर हमलों से बचने के लिए भी किया जा सकता है। इसकी सहायता से भविष्य में यातायात अनुकूलन प्रणालियों का प्रयोग किया जाएगा। दवा उद्योगों में इनके प्रयोग से कठिन रासायनिक गणनाओं को किया जाएगा, जिससे दवा उद्योग का विकास होगा। लेकिन इसकी कुछ खामियां भी हैं, जैसे कि क्यूबिट एक ऐसा यंत्र है जिसे संभाले रखना बड़ी चुनौती है, क्योंकि उसका जीवन काल बहुत छोटा होता है। इंफॉर्मेशन को सिक्योर रखने के लिए जिन इंक्रिप्शन इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है, उनमें RSA भी शामिल है, जो सबसे मजबूत कवच माना जाता है। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर इसे भी भेज सकता है, यानी जो इंफॉर्मेशन हमारी सिक्योर रहती है, इंक्रिप्टेड रहती है, उनको क्वांटम कंप्यूटर के माध्यम से आसानी से तोड़ा जा सकता है। क्वांटम तकनीक किसी भी देश की सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है और दूसरे देशों की गोपनीय सूचनाओं में सेंध लगने का खतरा भी बढ़ जाता है। अभी हमने देखा कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में सरकार के पास इन्वेस्टमेंट की कमी है। ऐसे में क्वांटम कंप्यूटिंग के विकास के लिए भारत में आधारभूत ढांचा और वैज्ञानिकों का अभाव है, जो इस क्षेत्र में एक बहुत बड़ी बाधा है। हमारे देश में अब भी क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में निजी संस्थाएं कम रुचि ले रही है, इसलिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने की जरूरत है। सबसे बुरी बात यह है कि भारत के पास अब तक कोई ठोस रणनीति नहीं है। हालांकि केंद्र सरकार ने कुछ कदम जरूर उठाए हैं, लेकिन उनके रिजल्ट अभी तक निकल कर नहीं आ रहे हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।